तुम्हाला माहितीये माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला ना. ज्यांनी ज्यांनी केलं त्या सगळ्यांच्या बरोबर मी सरकारमध्ये आहे का? आहे ना. अजीत पवार को आपने सुना, जो सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरे ऊपर 70,000 करोड़ रुपए तक के आरोप लगे थे, लेकिन आज मैं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हूं। बता दें आपको कि देवेंद्र फडणवीस ने 18 सितंबर 2014 को यह बयान दिया था, जिसमें उन्होंने अजीत पवार का सीधे तौर पर नाम लेते हुए संबोधन करते हुए कहा था कि अजीत दादा, यदि इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी तो फिर चक्की पीसिंग। लेकिन आज माननीय अजीत पवार महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री के साथ साथ डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। महाराष्ट्र में इस मुद्दे को लेकर राजनीति काफी तेज हो गई है। बता दें आपको कि तमाम राजनीतिक दलों ने बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बीजेपी की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जिन नेताओं के खिलाफ चुनाव प्रचार करके जीत दर्ज करती है, उन्हीं के साथ नौबत आने पर सरकार भी बना लेती है, और फिर यदि बीजेपी के साथ सरकार बन जाती है तो आखिरकार ये भ्रष्ट नेता फिर वॉशिंग मशीन में कैसे धुल जाते हैं। महाराष्ट्र में इन दिनों नगर निगमों के चुनाव को लेकर भी चर्चाएं जोरों पर हैं। पिपरी चिंचवड नगर निगम के चुनाव को लेकर अजीत पवार और शरद पवार के बीच अलायंस हुआ, और अजीत पवार जब से सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं कि कॉर्पोरेशन के चुनाव में अपनी ताकत बढ़ाई जाए, पार्टी को मजबूत किया जाए। तो आखिरकार कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट, मनसे के नेता और इसके साथ साथ AIMIM, जो कि महाराष्ट्र में अपना सियासी भविष्य तलाश रही है, उम्मीदें भी नजर आ रही हैं, क्योंकि इम्तियाज जलील सांसद रह चुके हैं और तमाम कॉर्पोरेशन के चुनाव में पार्टी चुनाव प्रचार करते हुए भी नजर आ रही है। उन पार्टी के नेता वारिस पठान ने देवेंद्र फडणवीस सरकार पर, बीजेपी पर सवाल दागे हैं, यहां सीधे तौर पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस को लेकर, बयान आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये करप्शन का कितना बड़ा मामला है। वो खुद बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर 70,000 करोड़ का इल्जाम लगा था, फिर भी आज मैं बीजेपी के साथ में सत्ता के अंदर बैठा हूं। तो बीजेपी तो वॉशिंग मशीन बन गया है। आप जितना करप्शन चाहे करिए, बाद में जब हमारे पास आ गए तो अब दूध के धुले हो जाते हैं। अब यही मोदी जी ने कहा था, इन्होंने 70,000 करोड़ का घपला कर दिया। यही देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि हम अजीत पवार को जेल में डालेंगे। इन जेल अजीत दादा चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, ये उनके अल्फाज थे फडणवीस। अब क्या हो गया? ये करप्शन खत्म करने की बात हो रही है क्या? ये करप्शन को बढ़ावा देने का काम नहीं। तो हम तो वही बोल रहे हैं कि जब करप्शन के खिलाफ पूरा देश है, तो ऐसे करप्ट लोगों को क्यों बीजेपी मौका दे रही है, क्यों बीजेपी उनको समर्थन कर रही है? तो ये महाराष्ट्र की जनता भी देख रही है कि करप्ट इतना बोलने वाला, खुद छाती ठोक के जो बोल रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? तो जनता उनको जवाब देगी बराबर वोट के जरिए से इस मर्तबा महाराष्ट्र चुनाव में। राहुल नार्वेकर का जिस तरीके से वीडियो वायरल धमकाने को लेकर अपोजिशन कैंडिडेट हैं, लीडर को कैसे देखते हैं कि बीजेपी की तो धांधली और दादागिरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर, उनका इस तरह से एक वहां पर जाना जहां पे फॉर्म भरे जा रहे थे, नगर पालिका चुनाव को लेके कैंडिडेट्स मौजूद थे, वहां वो चले जाते अपने तीनों परिवार के सदस्यों को लेके जिनके फॉर्म वहां पर भरने आरओ के ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। उसके बार बार डंडा लेकर एक कोई एक्स MP थे उनको धमका रहे हैं, फिर फोन कर रहे हैं कि अब भी इनका सिक्योरिटी निकाल दो। ये राहुल नार्वेकर को मैं पूछना चाहता हूं, किसने अधिकार दिया इस तरह का एक्शन लेना? क्या ये कायदे कानून से बड़े हो गए हैं? क्या धांधली दादागिरी इस तरफ चली जाएगी कि आप जो चाहे कर लेंगे? आपको सबसे पहले तो आप किस हैसियत से आरओ के ऑफिस में गए, यही आपत्ति वाली बात है। आप कोई नहीं होते, कैंडिडेट जाएगा, उसके बाद हमको जो जानकारी मिल रही है वो ये आप मालूम पड़ रही है कि वहां बैठे रहे, बैठ के अपने भाई का, अपने रिश्तेदारों का फॉर्म पास कराया, उसके बाद 12, जबकि कितने इच्छुक उम्मीदवार जो वहां पर फॉर्म लेके बैठे थे फाइल करने के लिए, उनको भगा दिया गया कि वक्त खत्म हो गया, चले जाइए आप। तो क्या हो रहा है? ये इलेक्शन कमिश्नर को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि ये किस हैसियत में वहां गए,
क्यों वहां बैठे, क्यों इस तरह की बातों का इस्तेमाल किया अल्फाज का। तो मैं समझता हूँ काफी लोग उनके खिलाफ केस भी कर रहे हैं। तो इंक्वायरी होना चाहिए, इसकी जांच पड़ताल होना चाहिए, ताकि आगे से ऐसा रोके। वरना फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब क्या हुआ? अगर आप बस ऊंची ओहदे के ऊपर पोजीशन में हो तो आप जाके कुछ भी कर लेंगे क्या? सुना आपने जिस तरीके से वारिस पठान ने तमाम आरोप लगाए हैं। अब ऐसे में राजनीति कितनी गर्म होगी? क्या अजीत पवार महायुति में बने रहेंगे, साथ छोड़ेंगे? क्या कुछ महाराष्ट्र का सियासी समीकरण बनेगा? इस पूरे मुद्दे पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी इस खास रिपोर्ट में जुड़ चुके हैं, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। सर, कैसे देखते हैं आप ये जो बयान था देवेंद्र फडणवीस का अजीत पवार पर अजीत पवार ने ये खुद ही कह दिया है कि मेरे ऊपर ये आरोप लगे थे करप्शन के। अब कैसे देखते हैं अजीत पवार का क्या सियासी कदम रहेगा? देखिए, राजनीति कहते हैं कि बड़ा अलग तरह का जो फील्ड है, अलग तरह की वहाँ पर बातचीत है, अलग तरह का माहौल है, अलग तरह का करने का अंदाज है। क्योंकि आप देखिए कि जो बात कही जाती है वो होती नहीं, और जो बात होती है वो दिखाई नहीं पड़ती। और यही कुछ महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जिस नेता के बारे में तमाम बीजेपी के जो लोग थे, नेता थे, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे कि 72,000 करोड़ का घोटाला हो गया, कोई चक्की पीसिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता था। लेकिन जब जरूरत पड़ती है उस वक्त वो उनकी पार्टी में शरीक हो जाते हैं, और न सिर्फ शरीक होते हैं बल्कि उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति की बिसात बिछाना, रणनीति बनाना, समीकरण साधना अपने आप में एक अलग तरह की कला है। और यहाँ पर तमाम जो कह सकते हैं कि विचारधाराएं हैं, तमाम जो एक बनाया हुआ प्रिंसिपल है, वो सब पीछे छूटते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि सत्ता सबसे ज्यादा महत्व रखती है किसी भी दल के लिए। और जब अजीत पवार का नाम आता है तो जाहिर बात है कि इस तरह के प्रश्न निकल कर सामने आते हैं कि बीजेपी के नेता तमाम इस तरह की बातों को कहा तो करते थे, लेकिन जैसे ही उनको लगा कि भाई सत्ता में आने के लिए अजीत पवार की जरूरत है, वो तमाम आरोप जो है, क्योंकि कई नेता कांग्रेस पार्टी के कहते भी हैं कि भाई बीजेपी एक वॉशिंग मशीन की तरह है कि यहां से आप गंदा डालिए, उस तरफ से आप धुला हुआ निकाल लेंगे। और यही बीजेपी का करिश्मा है कि वो तमाम ऐसे नेता जिनके ऊपर खुद वो आरोप लगाते हुए नजर आते थे, असम के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, उनको लेकर भी क्या कुछ नहीं कहा गया। तो ये देखिए, राजनीति की जो असल कह सकते हैं कि जो सूरत है वो इस तरह की नजर आती है, जहां पर तमाम जो विचारधाराएं हैं, तमाम जो बने बनाए नियम कायदे कानून है, वो पीछे छूटते हुए दिखाई पड़ते हैं। शरद पवार अजीत पवार गठबंधन की क्या फिर से कोई उम्मीद नजर आती है? परिवार क्या वाकई एकजुट हो सकता है? क्योंकि इन दिनों शरद पवार भी काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में अजीत पवार का और शरद पवार का क्या एक दूसरे के साथ फिर से कदम ताल हो सकता है? देखिए दिनेश जी, दो शब्द कहे जाते हैं, तो होता है जरूरी, एक होता है मजबूरी। तो क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है या दिखाई पड़ रहा है कि जो ये गठबंधन बन रहे हैं, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का गठबंधन बन रहा है कि 20, 25, 26 साल के बाद दोनों भाई एक साथ एक मंच पे खड़े हुए नजर आते हैं, वहीं चाचा भतीजे में सब कुछ सुलह होती हुई नजर आती है। लेकिन ये सब हो कब रहा है? जब चुनाव से ठीक पहले हम लोग बात कर रहे हैं, बीएमसी के चुनाव 15 जनवरी को होने हैं, उससे पहले कहीं ना कहीं आपस में जो मतभेद थे वो खत्म होते हुए दिखाई पड़ते हैं। तमाम जो समीकरण जो ऐसे लगते थे कि कभी एक साथ आएंगे नहीं, वो एक साथ आ जाते हैं। तो यहाँ राजनीति के लेवल पे हम ये कह सकते हैं दिनेश जी कि राजनीति एक वो कह सकते हैं कि चीज है जिसके जरिए तमाम मतभेद सुलझाए भी जा सकते हैं, और तमाम जो दोस्ती होती है वो मतभेद में भी बदल सकती है। और ऐसा कुछ अब महाराष्ट्र में दिखाई पड़ता है कि जब राज ठाकरे उद्धव ठाकरे जो कट्टर विरोधी, धुर विरोधी नजर आते थे भाई होकर भी, अब वो एक मंच पे खड़े हो गए हैं। अगर हम चाचा भतीजे की जोड़ी की बात करें तो वो भी ऐसा लगता था कि कभी भी अजीत पवार जो है वो शरद पवार के साथ में हाथ नहीं मिलाएंगे, चाचा भतीजे इकट्ठा नहीं होंगे, अब वो भी होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो राजनीति की यही शक्ल और यही सूरत है कि यहाँ पर मौका देखकर चौका मारने की जो रवायत है वो अभी भी कमोवेश वैसी नजर आती है। अब जो आपस में गठबंधन बने हैं, अगर आगे जब परिणामों के बाद, अगर चुनावों के बाद हम परिणामों की बात करें दिनेश जी, कि अगर परिणाम पक्ष में नहीं आए तो क्या गारंटी है कि जो गठबंधन बने हैं ये यूं ही बने रहेंगे? कहीं ना कहीं राजनीति भी आजकल मजबूरी का एक सौदा हो चुकी है। राजनीति भी कुर्सी को हथियाने, सत्ता को हथियाने का एक हथियार बन चुकी है कि जिस तरीके से आप तमाम आरोप लगाए, एलिगेशंस लगाए, लेकिन यदि आपको कहीं गुंजाइश नजर आती है कि किसी के साथ जोड़ तोड़ करने से आप जो है राजनीति में सत्ता की दहलीज तक पहुंच जाते हैं, तो सब कुछ संभव हो जाता है। लेकिन देखना दिलचस्प ये रहेगा कि महाराष्ट्र की राजनीति आगामी दिनों में किस तरीके से करवट बदलती हुई नजर आएगी। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।